तो लास्ट लेक्चर में कहाँ तक देखा था हमने? आपको F1 जनरेशन, F2 जनरेशन क्या होता है बता दिया था मैंने, है ना? बताओ। हाँ, होमोलोगस क्रोमोजोम भी देख लिया था हमने, हेट्रोलोगस क्रोमोजोम। चलो ठीक है। तो कल मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन अपन देखेंगे, यह बता दिया था आपको। देखो एक क्वेश्चन था, एक इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक सेल के अंदर आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ जीन एंड नंबर ऑफ अलील्स। इसको तो देख लिया था आपने, है ना? कितने आंसर होंगे देखो तो, जीन कितने इसके अंदर? टोटल 6, है ना? और नंबर ऑफ अलील्स कितने हैं? 3 है, ठीक है। इसको आंसर आप ऐसे ही करोगे ढंग से, इसको देख के। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ देखो, यहाँ आपको दिख रहा होगा अलीलिक पेयर, है ना? अब इसमें पूछ रहा है आपका नंबर ऑफ जीन्स एंड पेयर्स ऑफ अलील। जल्दी आंसर करो इसका। नंबर ऑफ जीन कितने इसमें? 8। नंबर ऑफ एलिलिक पेयर कितने हैं? अगला बताओ, नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट अलील कितने हैं? म्यूट करो, कौन है? वैभवी, वैभवी म्यूट करो। हाँ, चलो क्वेश्चन क्या है? पहला आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ जीन्स एंड पेयर्स ऑफ अलील कितने हैं। दूसरा, नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट अलील। होमोजाइगस डोमिनेंट अलील कितने दिख रहा है आपको? जल्दी बताओ कितने हैं? 1। एक ही दिख रहा है आपको, कैपिटल टी कैपिटल टी। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस अलील एंड नंबर ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव अलील कितने हैं बताओ। हेट्रोजाइगस कितने दिख रहे हैं? 2। और रिसेसिव कितना दिख रहा है? 1। तो ऐसे करके आपको पहचानना है सबको, ठीक है। आगे देखो, जीन पूल किसको बोलते हैं? यह एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यह एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो आप, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? द सम टोटल ऑफ ऑल द अलील्स ऑफ अ पॉपुलेशन टेकन टुगेदर इज कॉल्ड जीन पूल। मतलब जितने भी अलील एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, सबको मिला दो, तब उसको अपन क्या बोलते हैं? जीन पूल बोलते हैं। यहाँ देखो, एक पॉपुलेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं इस पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल है? 1 2 3 4 5। एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, है ना? तो एक पॉपुलेशन अपन मान लेते हैं कितने इंडिविजुअल का? 5 लोगों का है ना? और सबका आपको यहाँ पे देखो जीनोटाइप दिया हुआ है, ठीक है। पांचों का जीनोटाइप दिया हुआ है। अब आपसे पूछेगा इसका जीन पूल क्या है, ठीक है। तो सम टोटल ऑफ ऑल द अलील्स, ये जितने भी है ना, सबको मिला दो। सबको मिला के अपन क्या बोलेंगे इस इंडिविजुअल का, इस पॉपुलेशन का? जल्दी बताओ। जीन पूल। आई बात समझ? जल्दी बताओ। जीन पूल क्या हो गया? सम टोटल ऑफ ऑल द अलील्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन है, और उसमें 1000 इंडिविजुअल है, उसमें 5000 है, उसमें 1 लाख है, पूरे इंडिविजुअल का जितना जीन पूल होगा, मतलब जितना अलील होगा, सबको अपन मिला देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? जीन पूल। आई बात समझ? जल्दी बताओ। सबको सबको समझ में आए? देखो, सिंपल सी बात है कि हमने मान लो कि एक पॉपुलेशन लिया हमने, ठीक है। एक पॉपुलेशन अपन ले रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कितने इंडिविजुअल है? 7 इंडिविजुअल। ध्यान दो, कितने इंडिविजुअल बताओ? 7, ठीक है। चलो ऐसे ले लेते हैं अपन, सबका अपन ले लेते हैं कुछ। कैपिटल टी वाला 2 है, स्मॉल टी वाला भी 2 है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 1 है ना? फिर आपका कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी 2 ले लियो, ठीक है। ऐसे आपने ले लिया, फिर तीसरा ले लिया हमने फिर से एक। अब देखो यहाँ पे कोई पूछे कि इसका आपको क्या बताना है, क्या बताना है इसका? जल्दी बताओ। जीन पूल। तो क्या बताओगे? कितने भी अलील है, कितने अलील आपको दिख रहे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, है ना? अलग अलग सेपरेट कर दो, ठीक है। एक और आपको स्मॉल टी दिख रहा है, फिर 2 आपको कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो सारा अलील है ना, सबको अपन मिला देंगे तो क्या बोलेंगे अपन? बताओ। जीन पूल बोलेंगे। क्लियर है सबको ये बात? चलिए बताओ। चलो आगे देखो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अभी अपन जीनोम भी देखेंगे, किसको बोलते हैं? जीनोम किसको बोलते हैं पता है किसी को? जीनोम किसको बोलेंगे? जीनोम और जीन पूल में क्या डिफरेंस है? एक और टर्म है आपका जीनोम, वो किसको बोलते हैं बेटा? जीनोम। कोई बता सकता है? देखो, समझ लो ये बात, जीनोम किसको बोलते हैं, ठीक है। जीनोम की बात करें अपन, तो मान लो हम ह्यूमन बींग्स है ना?
जो ह्यूमन बींग्स है वो डिप्लॉयड होता है कि हैप्लॉयड होता है, पहले बताओ। डिप्लॉयड होता है। और डिप्लॉयड कंडीशन में हमारे बॉडी में कितने क्रोमोजोम है ये बताओ। 23 पेयर्स, है ना। टोटल कितने क्रोमोजोम है? 46। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर 2n इजकल टू 46 है तो n इजकल टू क्या होगा? हैप्लॉयड कंडीशन में कितने होंगे? 23, है ना। तो हमारे गैमीट में जितने आपके क्रोमोजोम्स होते हैं टोटल को मिला के अपन क्या बोलते हैं? जीनोम। आई बात समझ? एक गैमीट में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, तो हमारे गैमीट में कितने होंगे? 23 होंगे कि 26, मतलब 46 होंगे? 26, है ना। तो गैमीट वाले क्रोमो मतलब वन कंप्लीट सेट। हैप्लॉइड का डेफिनेशन क्या है जल्दी बताओ, मैंने बताया था। हैप्लॉइड को कैसे डिफाइन करते हैं अपन? हैप्लॉइड को कैसे डिफाइन करते हैं? वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम। वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम, इसी को बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, है ना। अब आपको पता है गैमीट जो होता है, गैमीट कैसे बनता है? अगर अपन ले ले एक्स एक्स, तो एक्स एक्स में इसका आया, इसका हाफ आया कि नहीं, जल्दी बताओ। मदर का हाफ आया कि नहीं, उसका 23 आया, ठीक है। इसी को जीनोम बोलते हैं, मतलब हैप्लॉइड कंटेंट प्रेजेंट विद इन गैमीट इज कॉल्ड जीनोम। आई बात समझ? जीनोम और जीन पूल में डिफरेंस है। हमारा जीनोम क्या हो गया? हमारे गैमीट में कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट है, हैप्लॉइड कंडीशन को बोलते हैं अपन जीनोम। अपन अगर देखते हैं जीन पूल, एक पॉपुलेशन में कितने अलील है सबको मिला दिया, तब क्या बोलते हैं अपन उसको? जीन पूल। क्लियर है? जल्दी बताओ। चलो आगे देखो। आगे देखते हैं अब। एक सेकेंड, चलो। तो अगला टर्म क्या होगा हमारा? हम्म अब देखते हैं अपन मेंडल के एक्सपेरिमेंट को। यहां से आपका टॉपिक शुरू हो गया, दैट इज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अभी तक तो अपन क्या देख रहे थे? सारे टर्म्स, है ना, जो जेनेटिक्स में यूज करेंगे अपन, ठीक है। हमने अलील देखा, हमने जीन किसको बोलते हैं, फैक्टर किसको बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम, हेट्रोलोगस क्रोमोजोम, है ना, होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये सारी बातें हमने देखी। F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ठीक है। जीनोम किसको बोलते हैं, जीन पूल किसको बोलते हैं। अब यहां से एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं अपन? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? मेंडल को, है ना। मतलब अर्ली एक्सपेरिमेंट जो भी था जेनेटिक्स में वो किसने किया था? मेंडल ने। तो अपन देखते हैं यहां से शुरुआत होती है मेंडल की एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो देखो, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल इज कॉल्ड, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं, इनको क्या बोलते हैं अपन? फादर ऑफ जेनेटिक्स। बर्थ ईयर इनका क्या था? 1822। डेथ ईयर था 1884, ठीक है। ही वॉज मॉन्क इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। एक मॉन्क थे, मॉन्क जानते हो ना, जो चर्च में होते हैं। तो ये पेशे से क्या थे? मॉन्क थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी कर डाली, है ना। अब देखो, इन 1857 ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन, ये पूछता है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट किस प्लांट के ऊपर शुरू हुआ था, तो किसके ऊपर? गार्डन पी। किसके ऊपर किया था इन्होंने, जल्दी बताओ? गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सताइवम। क्लियर है? जल्दी बताओ। तो कोई पूछे कि मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो क्या बोलना है आपको? गार्डन पी, जिसको क्या बोलते हैं अपन? पाइसम सताइवम। इन्होंने 7 साल तक काम किया था इसके ऊपर। कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किया था? 7 ईयर्स। ये सारे क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि मेंडल ने कितने साल तक एक्सपेरिमेंट करा था? 7 ईयर्स तक, ठीक है। इन 1866, देखो ध्यान दो सब लोग, ही पब्लिश्ड हिज रिजल्ट इन एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन। इन्होंने जो सारा आपका क्या किया, जल्दी बताओ, एक्सपेरिमेंट, इसको एक जर्नल में पब्लिश किया। उसका नाम क्या था? देखो ध्यान रखना है, उसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन। इस जर्नल में इन्होंने अपने सारे डिस्कवरी को, एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ। हाँ, एज डार्विन वाज मच मोर फेमस दैन मेंडल। अब देखो, जिस समय इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था ना, इसका मेंडल का, उसमें एक और साइंटिस्ट थे जो बहुत फेमस हो गए थे। उनका नाम था डार्विन, सबने सुना होगा। चार्ल्स डार्विन का नाम सबने सुना है ना। वो ज़्यादा फेमस थे उस समय। तो चार्ल्स डार्विन जो भी काम करते थे ना, उनका काम तुरंत पब्लिश हो जाता था सब जगह। क्योंकि देखो, बहुत पहले की बात है, कब की बात हो रही है?
1857, 1866। उस समय प्रिंट मीडिया ऐसा बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, ये न्यूज़ चैनल्स नहीं थे, है ना, इतना एडवर्टीजमेंट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो उस समय लोगों तक किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना बहुत मतलब हेक्टिक काम था, क्योंकि उस समय डार्विन बहुत फेमस थे। इनकी कोई भी बात होती थी ना, एक्सपेरिमेंट, वो तुरंत जो भी उस समय तक अवेलेबल थे न्यूज़ को स्प्रेड करने वाले, तुरंत उनकी बातों को अहमियत देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे। मेंडल के काम को कोई देख नहीं पा रहा था, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, एज डार्विन वाज मच मोर फेमस देन मेंडल, मेंडल्स वर्क एट दैट टाइम वाज नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस, बट व्हेन ही डाइड, जब वो मर गए तब उनके काम को इंपॉर्टेंस मिला। इनके मरने के बाद 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनके काम को रीडिस्कवर करा। क्या बोला कि अरे यार, मेंडल ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है ना, जिसको नोटिस भी नहीं किया किसी ने। इनके काम को रीडिस्कवरी किया किसने? बाद में जाकर रीडिस्कवर किया गया, 3 साइंटिस्ट ने करा। तो वही लिख रहा है, ऐसा हुआ क्यों, आपको बता दिया कि डार्विन इसमें बहुत फेमस था, उनके काम को लोग तुरंत फॉलो करते थे, लेकिन इनके काम को कोई नोटिस नहीं कर रहा उसमें। तो वही लिख रहा है, एट दैट टाइम हिज वर्क वाज नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस, बट व्हेन ही डाइड हिज वर्क वाज रीडिस्कवर्ड बाय 3 इंडिपेंडेंटली वर्किंग साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट ने इनके काम को रीडिस्कवर करा। ये भी पूछता है नाम कि मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर किसने करा, तो 3 साइंटिस्ट ने करा, लेकिन तीनों इंडिपेंडेंट थे, मतलब साथ में काम नहीं कर रहे थे, सब अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन सबका कंक्लूजन एक ही था कि मेंडल ने जो काम करा है जेनेटिक्स में बहुत ही शानदार है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो साइंटिस्ट कौन कौन थे उनका देखते हैं। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, ठीक है। आपने देखा मेंडल का डेथ कब हो गया था? 1884 में, ये देखो आप, ठीक है। इनके डेथ के बाद इनके काम की रीडिस्कवरी हुई, फिर से इसको निकाला गया, ओपन किया गया। और 34 ईयर्स मेंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड, है ना। 34 ईयर तक मेंडल के वर्क को कोई पहचाना नहीं, ठीक है। उसके इन 1900 कब इनके वर्क का रीडिस्कवरी हुआ? 1900 में जाके, ठीक है। इन 1900 3 साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क इंडिपेंडेंटली, तीनों ने अलग अलग किया था, एक साथ कलीग नहीं थे, अलग अलग थे। पहले साइंटिस्ट का नाम क्या था? ह्यूगो डी ब्रिज। ये कहाँ से थे? नीदरलैंड से थे। और इन्होंने जिस प्लांट पे काम किया था उस प्लांट का नाम क्या था? एवनिंग प्राइमरोज, याद रखने का। दूसरे साइंटिस्ट कौन थे? कार्ल कॉरेंस, इन्होंने ये जर्मनी के थे और इन्होंने मेज प्लांट पे काम किया था। और तीसरे साइंटिस्ट थे कैसरमैक, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से थे और इन्होंने बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर काम किया था। मतलब इन लोगों ने, जो मेंडल ने जो बात बोली ना, तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पे हुआ था? गार्डन पी पे, है ना। इन लोगों ने सेम एक्सपेरिमेंट को जो मेंडल ने बोला अलग अलग प्लांट पे करके देखा। एक ने किस पे करके देखा? एक ने इवनिंग प्राइमरोज पे किया, दूसरे ने मेज पे करा, तीसरे ने डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट पे करा। क्यों? मान लो हो सकता है गार्डन पी में जो बात मेंडल ने बोला वो केवल उसी प्लांट में दिखाई देता हो, बाकी प्लांट में वो रूल फॉलो नहीं होता हो। इन लोगों ने क्या ट्राई करा कि और प्लांट में भी करके देख लेते हैं कि मेंडल की कही हुई बातें सही है या गलत है। तो जब करके देखा तो बोला मेंडल ने जो बातें बोली है गार्डन पी के लिए वो तो हर प्लांट पे लागू हो रहा है, मतलब वो बातें सही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। इसको 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किया, आपको नाम याद रखना है, ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कॉरेंस एंड कैसरमैक, ठीक है। द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द वर्क्स डन बाय 3 साइंटिस्ट वर एग्जैक्टली टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। मतलब जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके जो बातें बताई थी, इन लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट करा एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिल रहा था इन लोगों को, ठीक है। दे ऑल पब्लिश्ड ओरिजिनल वर्क ऑफ मेंडल इन बुक फ्लोरा, है ना। अब इन लोगों ने क्या किया, अपने वर्क को नहीं, तो मेंडल का ओरिजिनल वर्क था गार्डन पी पे, उसको इन लोगों ने, अच्छे इंसान थे, इन लोगों ने क्या करा, उसको एक बुक में पब्लिश किया, एक मैगजीन में पब्लिश किया, उसका नाम था फ्लोरा। कब? 1900। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बताओ। अब देखो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय मेंडल। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट, अभी तो देखेंगे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारा, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट में आने से पहले यह देखते हैं कि मेंडल ने क्या टूल्स और टेक्निक्स अप्लाई किया, किस किस चीज़ का यूज किया, कौन सा टेक्निक लिया अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो ये पढ़ चुके हो आप लोग, है ना। मेंडल ने वही टेक्निक अपनाया। पहला क्या? इमैस्कुलेशन, और दूसरा क्या, जल्दी बताओ? बैकिंग। ये पढ़ चुके हो ना पहले, बोलो, है ना। तो मेंडल ने क्या टूल्स एंड टेक्निक्स अपनाया? मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया यही किया, क्योंकि देखो मेंडल को करवाना क्या था, वह क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाना चाहते थे, सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाना चाहते थे, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन तो उनको क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग लाइन उठा लिया। ट्रू ब्रीडिंग लाइन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि क्रॉस? जल्दी बताओ। सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। तो आप पी प्लांट में जानते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब ट्रू ब्रीडिंग लाइन मिल जाता है आराम से पी प्लांट में, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। और उनको क्रॉस भी करवाना था, लेकिन
पी में क्रॉस, नेचुरल अगर देखे तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन उनको क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाना था, तो उसके लिए क्या करना होता, उनको क्या करना होता, इमैस्कुलेशन। ठीक है, तो इन्होंने पी प्लांट में क्रॉस करवाने के लिए, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए क्या करवाया, टेक्निक अपनाया, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। ठीक है, तो मेंडल ने दो तरीका अपनाया। पहला इमैस्कुलेशन पहले से जानते हो आप, रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, कल ही बताया था, एंथर, कल बताया था ना, जल्दी बताओ, बोलो, कल ही ये बात हुई थी बेटा कि क्या होता है इमैस्कुलेशन। जिसको नहीं पता चला वो देख लो एक बार और। ठीक है, इमैस्कुलेशन क्या होता है, कोई बता सकता है, कब ये किया जाता है, कब इसको, हाँ कब इसको करेंगे, देखो मान लो यह एक फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में अपन मान लेते हैं कि दोनों, दोनों मतलब कौन सा दोनों, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों इसी में है, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्या है, जल्दी बताओ, स्टैमेन भी है, और इसी में क्या है आपका, जल्दी बताओ, सिग्मा स्टाइल एंड ओवरी भी है, दोनों चीजें इसी में। अब इस फ्लावर में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के ज्यादा चांसेस है कि क्रॉस पॉलिनेशन के, सेल्फ पॉलिनेशन के, है ना। तो अपन करते क्या है, लेकिन हमें यहाँ पे करवाना है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, तो अपन क्या करते हैं, इसको कट करके यहाँ से हटा देते हैं, इसको, स्टेमन को, है ना, स्टेमन का हमने क्या कर दिया, रिमूवल कर दिया। रिमूवल मतलब कि इसके मच्योर होने से पहले ही इसको यहाँ से कट करके हटा दिया। जब इसको कट करके हटा दिया तो क्या इसके ऊपर सेम पॉलिन गिरने के चांसेस अब है क्या, नहीं है, क्योंकि मेल पार्टी नहीं है ना। इसको हटा दिया, फिर हम जिसको चाहते हैं उसका पॉलन ग्रेन कलेक्ट करेंगे और इसके स्टिग्मा पे डस्ट कर देंगे। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। तो इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ एंथर, है ना, टू प्रोमोट क्रॉस पॉलिनेशन इन विच फ्लावर, किस फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, किस फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, है ना। इसमें हमें, जब हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना होता है तो अपन क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन। क्लियर है, जल्दी बताओ। अब देखो, इमैस्कुलेशन तो कर दिया आपने, इमैस्कुलेशन इज सिंपली रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है, फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो, इमैस्कुलेशन करना ही काफी नहीं है, अभी ये आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, मान लो, रिसेप्टिव मतलब, स्टिग्मा रिसेप्टिव मतलब अभी ये मच्योर नहीं हुआ पॉलिन को लेने के लिए, है ना। लेकिन ये जैसे जैसे रिसेप्टिव होगा, ऐसा भी तो हो सकता है किसी दूसरे प्लांट का अनवांटेड पॉलिन इस पे आके डिपॉजिट हो जाए कि नहीं। अरे हवा में उड़ रहा है बहुत सारा पॉलिन, कोई तो हम जिस प्लांट का नहीं चाहते हैं उस प्लांट का भी पॉलिन आके गिर सकता है ना इसके ऊपर, है ना। तो इससे भी हमें प्रोटेक्ट करना है। एक काम तो हमने कर दिया, आधा काम कर दिया हमने, इसका सेल्फ पॉलिन तो नहीं गिर सकता क्योंकि हमने एंथर को हटा दिया। दूसरा काम क्या करना है, कोई अनवांटेड पॉलिन भी आके उसके ऊपर ना गिरे, इसके लिए हम इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, है ना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, बैगिंग, है ना। इसको हमने कवर कर दिया, जिसको बोलते हैं अपन बैगिंग। क्यों, तब तक स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा, पूरी तरह से मच्योर नहीं होगा, इसको हम कवर करके रखेंगे। जैसे ही मच्योर होगा इस कवर को हटाएंगे और जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन हमारा वाला था उसको हम कलेक्ट करके पहले से रखते हैं, इसको ऊपर डस्ट करते हैं, और डस्ट करने के बाद फिर से क्या कर देंगे, इसको कवर कर देंगे, क्योंकि तुरंत आपने पॉलन को जब इस पर डाला है उस इसमें जर्मिनेशन तो शुरू नहीं हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और मान लो अभी आपने डाला और दूसरा भी आके उस इसमें गिर गया, या ज़्यादा कंपैटिबल उसके लिए हुआ तो उसको जर्मिनेट करवा देगा, है ना। यही होता है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। क्लियर है सबको, चलिए बताओ, चलो आगे देखते हैं। तो आगे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन टर्न टू डू क्रॉस पॉलिनेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर एज इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, है ना, पहले बता दिया। दूसरा, बेंडल नीडेड बोथ क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन एज ही वांटेड ट्रू ब्रीडिंग लाइन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, मतलब इनको दोनों करवाना था, इनको सेल्फ पॉलिनेशन भी चाहिए था, क्रॉस भी चाहिए था। देखेंगे क्यों। तो सेल्फ पॉलिनेशन तो इनको मिल गया क्योंकि पी प्लांट कैसा है आपका, नेचर में सेल्फ पॉलिनेटेड है ना, इसलिए इन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन किया। लेकिन पी प्लांट में इनको क्या करवाना था, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाना था, इसलिए तो इन्होंने क्या करा, एस्पुलेशन करा। ठीक है, दूसरा बैगिंग, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा टिल इट बिकम्स रिसेप्टिव, रिसेप्टिव मतलब रेडी टू एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन एट मचुरेशन, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एंथर रिमूव्ड बट स्टिग्मा इज स्टिल ओपन एंड ड्यू टू, जो मैंने बातें अभी बोली ना वही ये लिख भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे एंथर तो हमने रिमूव कर दिया लेकिन स्टिग्मा अभी भी ओपन है, ड्यू टू एनी फैक्टर्स लाइक विंड एंड ऑल अदर पॉलन ग्रेन कैन कम एंड सो वी कवर इट। किसको कवर कर देते हैं अपन, स्टिग्मा को। ठीक है, चलो आगे देखो, रीजन्स बिहाइंड सेलेक्टिंग पी प्लांट। अब इतने दुनिया में हजारों प्लांट है, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, कुछ तो रीजन होगा ना, चलिए बताओ।
बोलो। हाँ, तो लाखों प्लांट है, लेकिन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको सिलेक्ट किया? हाँ, पी प्लांट को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो क्या क्या रीजन थे ऐसा जिसके कारण मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया? तो पहला देखो, क्या कैसा फ्लावर है, जल्दी बताओ। बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर से क्या फायदा था? इनको पता था कि इसमें क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है इसमें, हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं बाय इमैस्कुलेशन। तो पहला इनका पर्पस ये था, इसलिए इन्होंने चुना किसको? बाइसेक्सुअल फ्लावर को। दूसरी बात, इजी टू कल्टीवेट, पक्की बात है क्या? पी प्लांट को लगाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है क्या? बताओ। इसके ग्रोथ के लिए बहुत मेंटेनेंस की जरूरत है क्या? नहीं है। ये आराम से कहीं भी लगा दो ना, घर के कोने में भी लगा दो, कहीं पे मिट्टी है, ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो इजी टू कल्टीवेट दूसरा कारण। तीसरा, इजी हैंडलिंग ऑफ द फ्लावर। अब इसके फ्लावर देखो, छोटे छोटे होते हैं, मतलब हमारे हाइट के विदिन होते हैं। मान लो हमने मैंगो प्लांट का सिलेक्शन कर लिया, अब मैंगो के फ्लावर ऊपर होते हैं, हर बार क्या करना होगा, पहले पेड़ पे चढ़ो, फिर उसके फ्लावर को आप देखो। आप ये क्या है, हमारे हाइट के विदिन में कि कुछ भी उसमें चेंजेस हो रहा है, आराम से देख सकते हैं अपन, देख सकते हैं ना। चलिए बताओ, ये क्या था आपका? इजी हैंडलिंग ऑफ द फ्लावर। अगला, एट सेवरल ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। इनके एक्सपेरिमेंट में यही चाहिए था, क्योंकि अभी तक देखा गया था पी में कि पी में कंटिन्यूअस क्या होता है, क्या होते जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इनको आराम से यहाँ पे क्या मिल गया जो इनको चाहिए था, होमोजाइगस कंडीशन, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। क्लियर है बेटा? चलिए बताओ। दूसरा, शॉर्ट लाइफ साइकिल, ये भी जरूरी है ना। मान लो हमने एक ऐसा प्लांट को सेलेक्ट कर लिया जो मच्योर होने में 25 साल लगा था, 30 साल, इतना टाइम लगता तो मेंडल 2-3 बार मर गए होते, फिर से जिंदा होते, तब एक्सपेरिमेंट पूरा होता है। ऐसा ही होता है ना। तो कैसा प्लांट हमें सेलेक्ट करना था? प्लांट कैसा सेलेक्ट करना था? जो 5-6 महीने में फ्लावर भी कर जाए, मच्योर भी हो जाए, मर भी जाए, फिर से ग्रो भी हो जाए, वैसे ही प्लांट को सेलेक्ट करेंगे ना अपन, इसमें जल्दी जल्दी रिजल्ट मिले हमें, है ना। तो कैसा प्लांट सेलेक्ट किया इन्होंने? शॉर्ट लाइफ साइकिल वाले, ठीक है। आगे, नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड मैनुअली, है ना। नेचुरली क्या है, पहले ही बता दिया। सॉरी। हाँ, नेचुरली ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेकिन इसमें आराम से हम इमैस्कुलेशन करके क्या करवा सकते हैं बेटा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जहां जहां इंपॉर्टेंट लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका? मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। यह भी बहुत जरूरी है एक्सपेरिमेंट करने। कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है पहले ये समझो। जैसे टॉल है, तो टॉल का कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होगा, जल्दी बताओ। ड्वार्फ होगा कि नहीं? कंट्रास्टिंग मतलब अपोजिट। हाइट अगर हमने बोल दिया मान लो कि कलर ब्लैक है, तो इधर क्या होगा, फेयर, है ना। तो इसको कंट्रास्टिंग ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट भी देखने को मिल रहे थे। आप सिंपल सी बात ऐसा समझ, आप किसी मॉल में गए कपड़ा लेने के लिए, है ना। उस मॉल में आपको 2 ही 3 वैरायटी दिखाई दिया, है ना। तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? सेलेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है। दूसरे जगह पे गए जहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी दिख रहा है, 25-30, है ना। आप आराम से सारा पेयर कॉम्बिनेशन करके देख सकते हो कि नहीं? देख सकते हैं ना। रेड के साथ ब्लैक को देख लिया, उसको देख लिया, सब सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। जहाँ पे है ही नहीं, 2 ही है, उसमें क्या कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे अपन, है ना। और कोई भी एक्सपेरिमेंट कब होता है? जब आप कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे तब ना, है ना। कि इसके साथ ए मिला के देखते हैं तो कैसा होता है, इसके साथ, तब तो एक रोबस्ट रिजल्ट मिलेगा ना। नहीं तो बाई चांस हो जाएगा, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड थे, तो मेंडल डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिला के एक्सपेरिमेंट कर पाया। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। तो कभी भी एक्सपेरिमेंट होगा ना, तो यह जरूरी होता है कि वी शुड हैव क्या, मोर कॉन्ट्रास्टिंग नंबर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। तो देखो जैसे टॉल एंड ड्वार्फ, राउंड एंड रिंकल्ड, अभी देखेंगे पी प्लांट में बहुत सारा कंट्रास्टिंग ट्रेड इनको दिखाई दिया, जिसके कारण ये बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर पाए। अब देखो एक्सपेरिमेंट्स अभी बताया ना कि पी प्लांट में बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। तो इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया, ये ध्यान रखने का, 7 पेयर्स, है ना। हैंडल सेलेक्टेड, क्वेश्चन इसमें भी गड़बड़ हो जाता है। देखो क्या गड़बड़ हो जाता है, हमने लिखा 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, लेकिन अगर कैरेक्टर बोलेंगे तो कितना होगा, 7 कैरेक्टर लिया इन्होंने। कितने कैरेक्टर लिए जल्दी बताओ? 7 कैरेक्टर। ट्रेट कितना हो गया, ट्रेट कितना हो गया, 7 पेयर्स। बात समझना, कैरेक्टर 7, लेकिन ट्रेट कितने हो गए, 7 पेयर्स, है ना। तो आंसर जो वर्ड के ऊपर है, कैरेक्टर पूछेगा तो 7 कैरेक्टर लिया मेंडल ने, ट्रेट पूछेगा तो कितना लिया, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया। तो देखो कैरेक्टर, पहला क्या कैरेक्टर लिया इन्होंने, सीड का क्या लिया जल्दी बताओ, शेप। सीड शेप, पहला कैरेक्टर क्या लिया, शेप कैरेक्टर है ना भाई, शेप, कलर, हाइट, है ना। पॉड का शेप, ये सब अलग अलग कैरेक्टर हुआ कि नहीं, चलिए बताओ।
तो पहला कैरेक्टर क्या देख रहे हैं अपन, सीड शेप। अब सीड शेप में देखा इनको तो दो चीज मिला। अब दो कैरेक्टर अपन देखेंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव। राउंड हमेशा क्या होगा जल्दी बताओ, डोमिनेंट, मतलब कि जो जिस सीड का शेप राउंड था वो डोमिनेंट था, और जिसका रिंकल, रिंकल मतलब ऐसे ऐसे, है ना, जो रिंकल था वो क्या है आपका, रिसेसिव। और पहले बता दिया डोमिनेंट को किससे दिखाएंगे, कैपिटल से कि स्मॉल से, कैपिटल से, है ना। और रिसेसिव को किससे दिखाएंगे, सेम लेटर के किससे, स्मॉल लेटर से, सेम, चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप बोल सकते हो सर राउंड को आर से दिखा दिया तो रिंकल्ड को स्मॉल डब्ल्यू से दिखा सकते हैं क्या, नहीं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो दोनों लेटर क्या होना चाहिए, दोनों लेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। राउंड अगर कैपिटल है, आर है, तो रिंकल्ड क्या होगा, स्मॉल आर। डोमिनेंट ऑलवेज कैपिटल लेटर, रिसेसिव ऑलवेज स्मॉल लेटर, ठीक है। चलो दूसरा क्या लिया, सीड कलर। पहला सीड का शेप लिया, दूसरा कलर। कलर में देखा दो कलर इसको देखने को मिला वहां पे, येलो एंड ग्रीन। येलो वाज डोमिनेंट ओवर किसके, ग्रीन के। तो येलो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वाई से, तो ग्रीन को किससे करेंगे, स्मॉल वाई से। क्लियर है, चलिए बता। अगला क्या लिया इन्होंने, स्टेम हाइट। हाइट में फिर आप जानते हो टॉल और डॉफ आएगा। टॉल आपका क्या, डोमिनेंट, और डॉफ क्या आपका, रिसेसिव, ठीक है। अगला पॉट से, पॉट समझते हो किसको बोलते हैं, जिसके अंदर आपके मटर के ग्रेन, मतलब वो पी होते हैं, इसके ग्रेन्स होते हैं, बाहर वाला जो छिलका होता है उसका, उसी को क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, इसी में होते हैं आपके वो, पॉट बोलते हैं, ठीक है। तो पॉट शेप अगला लिया। अगला कैरेक्टर क्या लिया इन्होंने, पॉट शेप। अब देखो पॉट शेप में क्या था, इनफ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब पूरी तरह से ऐसा था तो पूरा स्मूथ होता है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक आपका इन्फ्लेटेड मिला, इन्फ्लेटेड मतलब होता है फुल, और एक आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड मिला। तो इन्फ्लेटेड को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आई से, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड को किससे दिखाना होगा, स्मॉल आई। क्लियर है बेटा, अभी तक समझ में आ रहा सबको, क्या जरूरी है। पूछता है कि मेंडल ने किस 7 कैरेक्टर का यूज किया था, तो आपको याद रखना होगा कौन सा डोमिनेंट था, कौन सा रिसेसिव था, यहीं से पूरा बेस शुरू है। अगला पॉड कलर। पॉड कलर में क्या लिया, ग्रीन एंड येलो। ग्रीन को हम जी से दिखाते हैं, और येलो को यहाँ पे क्या देखो, जब हमने ये देखा था सीड कलर, तो येलो के लिए यूज किया था वाई, लेकिन यहाँ पे ग्रीन के लिए जी, तो यहाँ पे येलो के लिए क्या यूज करना होगा हमें, स्मॉल जी, ठीक है। अगला था फ्लावर पोजीशन, कि फ्लावर टर्मिनल एंड पे, फ्लावर मतलब ये मतलब स्टेम है, उसके टिप पे है कि बीच में कहीं एक्सिस पे है, तो उसके बेसिस पे दो आया फ्लावर में, एक्सियल एंड टर्मिनल। ये बात समझ में आती है, क्या बोल रहा हूँ। एक्सियल टर्मिनल का मतलब क्या होता है, बोलो। अरे सिंपल सी बात, ये मान लो कि आपका एक पेड़ है, अगर फ्लावर इसके टिप पे है, ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, टर्मिनल, है ना। और बीच में कहीं एक्सेस पे है, एक्सिस पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, एक्सियल बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, बोलो। तो देखो आप फ्लावर पोजीशन देखा तो एक्सियल मिला, टर्मिनल, एक्सियल बार डोमिनेंट ओवर टर्मिनल। एक्सियल को दिखाते हैं कैपिटल ए से, तो टर्मिनल को दिखाएंगे स्मॉल ए से। और लास्ट आपका फ्लावर कलर, जो इनको मिला वायलेट एंड व्हाइट। वायलेट क्या था आपका, डोमिनेंट, और व्हाइट क्या था आपका, रिसेसिव। इसमें एग्जैक्ट इसी तरह याद होना चाहिए कौन डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो चलो बताओ मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिया, कितने कैरेक्टर लिया मेंडल ने, 7 कैरेक्टर, है ना। कितने पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया, 7 पेयर्स, 7 पेयर्स, है ना। 14 बोल सकते हैं सीधा। चलो ये सारे आपको याद रखना है। अब अगला देखेंगे कि ये सारे जो कैरेक्टर थे क्रोमोजोम के ऊपर ही होगा ना, सबको कंट्रोल करने वाला क्रोमोजोम के ऊपर ही जीन होगा, तो किस किस क्रोमोजोम के ऊपर का जीन लोकेटेड था। तो अब देखो आप, पहला कैरेक्टर क्या लिया था हमने, सीड शेप। इसको डोमिनेंट कौन था आपका, राउंड, और रिसेसिव कौन था, रिंकल्ड। ये लोकेशन ऑन द क्रोमोजोम नंबर, किस क्रोमोजोम नंबर पे मिलता है, सीड शेप का आपका कैरेक्टर जो इसका जीन है किस पे मिलेगा, क्रोमोजोम नंबर 7 पे, याद रखने का ये भी, ठीक है। अगला सीड कलर, येलो ग्रीन आपने पढ़ लिया, वो क्रोमोजोम नंबर 1 पे था। स्टेम हाइट के लिए कहाँ पे था, क्रोमोजोम नंबर 4 पे। पॉट शेप के लिए भी कहाँ पे, क्रोमोजोम नंबर 4 पे। पॉट कलर के लिए क्रोमोजोम नंबर 5। फ्लावर कलर के लिए क्रोमोजोम नंबर 1, एंड फ्लावर पोजीशन के लिए क्रोमोजोम नंबर 4। तो आप देख सकते हो तीन तीन किसके, तीन तीन कैरेक्टर के लिए जीन कहाँ पे था, क्रोमोजोम नंबर 4 पे। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। अब देखो याद करने के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में एसपीडीएफ, पढ़ा है। एसपीडीएफ आपने क्या पढ़ा है, जब आप करते होंगे पी ब्लॉक डी ब्लॉक ऐसे में पढ़ा होगा।
यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हो कि S3P2F2, मतलब आप देखोगे सीड शेप, सीड कलर, सीड हाइट, मतलब यहाँ पे देखो सीड शेप, सीड कलर, सेम हाइट, देखो तो सेम हाइट। उसके बाद सीड क्या है आपका, शेप और सीड कलर, मतलब एस से आपके 3 कैरेक्टर है, याद रखने में आपको आसानी होगा। ठीक है, दूसरा देखो P2, P से 2 कैरेक्टर है, पॉट शेप एंड पॉट कलर, और आपका F से 2 है, कौन कौन है जल्दी बताओ, फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर कलर। इससे आपको थोड़ा आसानी होगा कि एस से 3 कैरेक्टर है, देखो ना आसानी हो जाएगा कैसे। हाँ सर, सीड शेप, सीड कलर, और ये क्या आपका स्टेम का हाइट, तो S3 हो गया। P2 में 2 है, पॉट कलर, पॉट शेप, और F2 में 2 है, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। ये 7 आपके कैरेक्टर याद रखने में आपको ये हेल्प करेगा। क्लियर है, चलिए बताओ, बोलो। अब चलो देखते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, यहाँ से कहानी शुरू हुई। ठीक है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल ने 2 क्रॉस करवाया था। ठीक है, एक को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड, और एक को क्या बोलते हैं बेटा अपन, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ध्यान रखना, एक को क्या बोलेंगे, मेंडल्स हैव परफॉर्म 2 क्रॉसेस, द फर्स्ट वन इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड सेकंड वन इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम एक और नाम देते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, है ना, और डाई हाइब्रिड को बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। अब इसका बेसिक पहले समझो, फिर इसको अपन आते हैं, देखते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है। देखो, जब अपन एक कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट करेंगे, ध्यान देना बेटा क्या बोल रहा हूं, जब अपन एक कैरेक्टर को लेके करेंगे एक्सपेरिमेंट तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब 2 कैरेक्टर को एक साथ लेके करेंगे एक्सपेरिमेंट तो उसको क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझने के लिए देखो क्या बोल रहा हूँ, क्या देखो, अब यहां से समझना शुरू करो सब लोग। मैंने बोला अभी देखते हैं अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। ठीक है, चलो देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ध्यान देना सब लोग बेटा। मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, है ना। तो सिंपल सी बात इसका क्या है, क्रॉस इन्वॉल्विंग सिंगल कैरेक्टर। जब हम सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करेंगे, कैरेक्टर बोल रहा हूं बेटा ध्यान रखने का, जब हम सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करेंगे तो ऐसे क्रॉस को क्या बोलेंगे अपन, जल्दी बताओ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, दूसरा क्रॉस हमें कौन सा देखना है, दूसरा क्रॉस कौन सा देखना है, डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये किसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब हम कितने कैरेक्टर लेंगे एक साथ, जल्दी बताओ, 2 कैरेक्टर, है ना। तो इसमें क्या होगा, क्रॉस इन्वॉल्विंग हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स। अब बहुत बच्चों को समझ में आया कि सर इसका मतलब क्या, 2 कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। चलो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं मोनो हाइब्रिड का, पहले डाई हाइब्रिड का ही बता देता हूं। देखो, मान लो आपने 2 कैरेक्टर एक साथ ले लिया, जैसे ले लेते हैं सीड शेप, एक कैरेक्टर है कि नहीं है, जल्दी बताओ, सीड शेप एक कैरेक्टर है, और हमने इसके साथ ले लिया सीड कलर, कितने कैरेक्टर हो गए एक साथ, 2। जब हम एक साथ 2 कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। मान लो सिंगल कैरेक्टर लिया, मान लेते हैं हाइट ऑफ द प्लांट, तो हाइट एक कैरेक्टर है कि 2 है, एक। तो जब आप एक कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड, और जब 2 कैरेक्टर को एक साथ लेके एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, डाई हाइब्रिड। तो मेंडल ने इन दोनों क्रॉसों को करवाया था, मोनो हाइब्रिड भी और डाई हाइब्रिड भी। तो पहले अभी क्या देखेंगे अपन, जल्दी बताओ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो बेसिक पहले मैं आपको बताता हूं, फिर वहां पे तो लिखा ही हुआ है, समझो थोड़ी बात को, सब लोग ढंग से देखो। हमें देखना है क्या अभी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड, चलो लैंग्वेज क्या लिखना है सब वहां पे लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक है, बस आपको मैं समझाने के लिए देखते जाओ, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जिसका बेसिक बन गया ना फटाफट सॉल्व करके देगा सब कुछ, जिसका बेसिक क्लियर नहीं होगा या आप यहीं से गड़बड़ शुरू होगा आपका, कोई न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होगा। इस चैप्टर में जो भी है क्रॉस का गेम है। ठीक है, तो क्रॉस पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसका हो गया फटाफट सॉल्व करते जाओगे। तो सब लोग ध्यान से देखो, किसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कल दिखाई दिया था आपको मोनो हाइब्रिड। तो चलो, मतलब पक्की बात है, यहाँ पे कितने कैरेक्टर लेंगे अपन, कितने कैरेक्टर लेंगे,
सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। हमने सिंगल कैरेक्टर ले लिया, क्या मान लेते हैं, क्या ले लिया बेटा, हाइट ऑफ द प्लांट। क्या ले लिया हमने, हाइट ऑफ द प्लांट। अभी आपने पढ़ा था हाइट ऑफ द प्लांट में दो कैरेक्टर, दो ट्रेट थे, कौन कौन से थे, जल्दी बताओ। टॉल एंड ड्वार्फ। कौन था भाई, डोमिनेंट कौन था, टॉल, और ड्वार्फ क्या था आपका, रिसेसिव। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। यही था, क्लियर है इतना, ठीक है। चलो, तो ये हमने एक कैरेक्टर ले लिया हाइट ऑफ द प्लांट, और इसका कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, सीट शेप ले सकते हो, सीट कलर ले सकते हो, है ना, सबका सेमी क्रॉस होगा, केवल क्या लेटर, क्या चेंज हो जाएगा आपका, ये अल्फाबेट्स, है ना। टी के जगह पे मान लो एस आ जाएगा और डब्ल्यू आ जाएगा, वो चेंज होगा, बाकी क्रॉस का तरीका सेम रहेगा। क्लियर है, चलिए बताओ, ठीक है। तो अपन अब करवाना शुरू करते हैं बेटा क्रॉस, ठीक है। हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाना है, तो चलो देखते हैं करवा के। सबसे पहले क्रॉस करवाने के लिए सबसे पहले कौन आएगा फ्रेम में, पेरेंट्स आएंगे कि नहीं, शुरुआत तो वहीं से होगा, क्योंकि मेंडल ने किसको सेलेक्ट किया था, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। किसको सेलेक्ट किया था, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, है ना। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन लेते हैं अपन पेरेंट्स। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन हमेशा कैसा होता है, होमोजाइगस कि हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है। चलो ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं अपन मेल फीमेल, वो आप जानते हो दो पेरेंट होगा, मेल और फीमेल, ठीक है, वो लिख नहीं रहा मैं। चलो ले लेते हैं यहाँ पे ले लिया हमने कैपिटल टी, यहाँ पे ले लिया बेटा क्या हमने, स्मॉल टी स्मॉल। अब ये सबको पता है ये क्या होगा, टॉल, और ये क्या होगा, ठीक है। तो पेरेंट से है, जैसे हम लोग पेरेंट है, बच्चा होने के लिए पहले क्या करना होगा, गैमीट बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा, जल्दी बताओ। तो गैमीट बनेगा सबसे पहला, तभी भी आपका क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन। तो ये पेरेंट था, पेरेंट से अपन क्या बना लेंगे अब, गैमीट। चलो इससे कौन सा गैमीट बनेगा बेटा, इससे क्या गैमीट बनेगा, आ रहा सबको समझ, पहले बताओ, बोलो। हाँ, चलो गैमीट बना लिया, गैमीट बनता है, उसके बाद क्या होता है, गैमीट का फ्यूजन, ठीक है। चलो फ्यूजन कर लेते हैं। तो फ्यूजन के बाद जो पहला प्रोजेनी मिलता है, कौन सा मिलता है बेटा, F1। तो हमें कौन सा प्रोजेनी मिल गया, जल्दी बताओ, F1। F1 में कौन आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक ऐसा होगा टॉल की ड्वार्फ, टॉल, क्योंकि बताया था हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट होता है वह अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, जो रिसेसिव होता है उसके कैरेक्टर को मास्क कर देता है, दबा देता है। क्लियर है। तो F1 जनरेशन में जो भी प्लांट मिलेंगे सब कैसा मिलेगा, टॉल, मतलब इट इज गोइंग टू रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट्स, मतलब किसी एक ही पेरेंट को रिजेंबल करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, ठीक है। क्या बेटा आवाज नहीं आ रही, ठीक से बोलो। हाँ, तो बहुत सारे नहीं होंगे, देखते हैं अभी, ठीक है। चलो F1 हो गया बेटा, ठीक है। F1 में सारे के सारे क्या होंगे, टॉल, मतलब एक ही पेरेंट को रिजेंबल करेंगे, डोमिनेंट वाले को। क्लियर है ना। अब इसलिए बता रहा हूँ ऐसा ना, इसी के बेसिस पे अब एक्सपेरिमेंट किया है, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ रिजल्ट तो दिया होगा ना मेंडल ने। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो रिजल्ट क्या दिया, उन्होंने दो तीन लॉ निकाले थे, है ना। जो पहला लॉ ना इसी के बेसिस पे निकला था, उसको बोलते हैं अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन्होंने क्या बोला, इसके अकॉर्डिंग क्या है देखो ना, इसका मतलब यही है कि इन अ हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ अलील वन ऑफ द अलील इज गोइंग टू डोमिनेट ओवर द अदर अलील, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन के बेसिस पे दिया गया था कि F2 के बेसिस पे, क्या बोलोगे, F1 जनरेशन के बेसिस पे। क्लियर है, जल्दी बताओ। तो पहला लॉ तो यहाँ पे दे दिया इन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब एक हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ अलील होगा तो उसमें से डोमिनेंट वाला होगा ना, वह रिसेसिव वाले के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा। क्लियर है। तो हमने क्रॉस करवा के कहाँ तक पहुंच गया अपन, F1 तक। आगे बढ़ा एक्सपेरिमेंट को, चलिए बताओ। इतना इतना में बेटा किसी को डाउट नहीं है ना। सिंपल सा क्या लिया, पेरेंट लिया, गैमिट बनाया, दोनों का क्रॉस करवा दिया, तो हमें मिल गया कैपिटल टी स्मॉल। चलो अब आगे बढ़ाते हैं एक्सपेरिमेंट को। F1 जनरेशन हमारे पास है, F1 जनरेशन क्या है हमारे पास बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस F1 जनरेशन को हम क्या करवा देते हैं, सेल्फिंग, खुद से क्रॉस। तो इधर भी क्या लिख दे, आप जल्दी बताओ, इधर भी क्या लिख दे, कैपिटल टी स्मॉल। ठीक है, क्लियर है इतना सबको बेटा, जल्दी बताओ। चलो देखते हैं आगे, तो अब क्या होगा सर, अब देखते हैं क्या होगा। चलो फिर से वही प्रोसेस, अब यह पेरेंट हो गया, अब इसका फिर से क्या बनाना होगा, गैमीट बना लेते हैं। इसका क्या बनाना होगा बेटा, गैमीट। गैमीट अब देखो, क्योंकि ये सेम सेम नहीं है, अलग अलग है,
दो टाइप के गैमेट बनेंगे। 50% में क्या होगा, कैपिटल टी, 50% में क्या होगा, स्मॉल टी। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही होगा, जल्दी बताओ। 50% में क्या होगा, कैपिटल टी, 50% में स्मॉल टी, यही होगा ना, बोलो भाई। अरे जैसे मेल में करते हो एक्स वाई, आधा में एक्स आधा में वाई, ठीक है, सेम यहाँ पे है। अब चलो, गैमीट हमने बना लिया, फिर से क्या करवाते हैं गैमीट बनाने के बाद, उसका फ्यूजन, ठीक है, तो फ्यूजन करवाते हैं जरा। चलो, तो गैमीट बना लिया। अब हमें जो जनरेशन मिलेगा कौन सा मिलेगा बेटा, F2 जनरेशन, ठीक है। चलो कैसे फ्यूजन होगा, पहले इसको पकड़ लेते हैं, इसके वाले को ध्यान देना, बहुत आसान है। इसका पहला किससे करवा दिया हमने, इससे, तो क्या मिल गया पहला, कैपिटल टी, कैपिटल टी, समझ में आ रहा है सबको। चलो अब इसका पहले दूसरे से भी करवा के खत्म कर लेते हैं। इसका करवा दिया, इससे क्या हो गया, कैपिटल टी, स्मॉल टी। आ रही बात समझ में सबको, जल्दी बताओ। तीसरा, अगला, अब इसकी कहानी हो गई खत्म क्योंकि दोनों से करवा दिया। अब इसको उठाते हैं, इसका पहले किससे करवा दिया बेटा, इससे, तो क्या आएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। और फिर इसका अब किससे करवा दिया, इससे, तो क्या आएगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर है ना। तो कितने प्रोजेनी मिल गए आपको, 4, ठीक है, टोटल कितने मिल गए, 4। लेकिन 4 में आप देख रहे होंगे यह क्या है, जल्दी बताओ, टॉल। यह क्या है, जल्दी बताओ, टॉल। यह क्या है, जल्दी बताओ, टॉल। यह क्या है, जल्दी बताओ, डॉ। यही है ना, जल्दी बताओ। अब चलो, अब खुद से तुम लोग बताओगे मेरे को, तुम लोग यहां तक बेटा F2 जनरेशन तक कैसे पहुंचे, सबको समझ में आया, जल्दी बताओ सब लोग। केसर, कुशल शाह, कर्तवी, जो भी है बेटा क्लास में, देखो सबको देख नहीं पाता हूँ तो ऐसा मत समझना कि कुछ लोगों का नाम लेते हैं, जो सामने में 4-5 दिखाई दे रहे होते हैं ना, उन्हीं का नाम लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझने का कि 4-5 का। अली, एंड्रिया, आशा, मनीष, दर्शिल, दीपल, खुशी बॉन्डे, खुशी शाह, विश्वा। बेटा नोट्स मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, ऐसा लिखने का नहीं कि वस्त्राल सेंटर मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है, किसी भी बैच के हो, नोट्स आपको चाहिए होगा, हो सकता है कि मैं भूल जाता हूँ। एक और किसी ने बोला था मेरे को, स्तुति ने बोला था शायद नोट्स के लिए, है ना, उसको भी मैं सेंड नहीं कर पाया, कर दूंगा मैं, जो जो आपने बोला है ना, हो सकता है लेट करूँ लेकिन कर दूंगा सबको मैं। चलो आगे देखते हैं। चलो, यहाँ तक सबको क्लियर है, F2 तक। अब तुम लोग बताओगे मेरे को, तुम लोग बताओगे मेरे को सब लोग, ठीक है, लेकिन सोच समझ के, गलत नहीं करोगे, इतना बताने के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। चलो, अब मेरे को बताओ F2 जनरेशन का दो चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन। एक पूछ रहा हूं आपसे मैं, फिनोटाइपिक रेशियो आपको बताना है। दूसरा आपको क्या बताना है बेटा, जीनोटाइपिक रेशियो। चलो बताओ तो जरा, क्या होगा। फिनोटाइपिक 3:1, पक्की बात है, सब लोग को लगता है ऐसा, एंड्रिया ऐसा लगता है बेटा, 3:1 फिनोटाइपिक। कर्तवी, खुशी सा, लग रहा है 3:1, बिल्कुल, देखो ना, 3 टॉल है और एक क्या है बेटा, डॉफ, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, 3:1। अब आते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा बेटा, देखो तो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, 1:2:1, देखो ना, एक क्या है बेटा, टॉल, दो क्या है आपका, टॉल, लेकिन कैसा टॉल, हेट्रोजाइगस वाला, मतलब कैपिटल टी कितने हैं, देखो ना कैसे हमने बोला 1, पूरे में आप देखो तो, चलो इधर बता रहा हूँ, पूरे में देखो तो कितने कैपिटल टी है बेटा, जल्दी बताओ, एक ही है, जल्दी बोलो। चलो, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं बेटा, दो, और स्मॉल टी कितने हैं बेटा, एक, तो क्या हो गया रेशियो, 1:2:1। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ, सबको समझ में आए, है ना। तो कोई पूछे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, तो क्या बोलोगे, 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो आता है तो क्या बोलोगे, 1:2:1। क्लियर है सबको। अब यही बातें बेटा देखोगे तो वहां पे लिखा होगा, पूरी यही बातें लिखी, कुछ भी अलग नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अब बस ये चीज होगा
कि इसके बेसिस पे दो लॉ दिया था, एक तो देख लिया हमने क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और जब ये F2 जनरेशन भी कंप्लीट हो गया तो एक और लॉ दिया, अभी देखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, वो भी क्या होता है बताऊंगा मतलब, ठीक है। तो एक बार जो पढ़ लेते हो वहां पे क्या लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। तो पहला लॉ कौन सा है बेटा, मोनोहाइब्रिड, जो बता दिया मैंने। देखते हैं मोनोहाइब्रिड में इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इट इज द क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही कैरेक्टर लेंगे अपन, किसी एक कैरेक्टर को लिया, मतलब ये जो मैं बोलता हूँ इसको हिंदी में लिखता है तो इसको इग्नोर करना सब, ठीक है। आगे देखो, सिंगल कैरेक्टर, हाइट ऑफ द प्लांट हमने जैसे लिया था टॉल एंड ड्वार्फ, ज्यादा इस पर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। टॉल आपका डोमिनेंट होता है, ड्वार्फ क्या है आपका रिसेसिव, क्लियर है। अब देखो, ही क्रॉस्ड प्योर होमोजाइगस टॉल पॉइंट, क्योंकि उसने अपने एक्सपेरिमेंट की सारी शुरुआत ही किससे करी थी बेटा, ट्रू ब्रीडिंग लाइन से। ट्रू ब्रीडिंग लाइन हमेशा कैसा होगा, होमोजाइगस, ठीक है। तो क्या है, ही क्रॉस्ड प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट दैट इज कैपिटल टी विथ प्योर होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट दैट इज स्मॉल टी, है ना। द सीड ऑब्टेन्ड, अब जैसे ही हमने क्रॉस करवाया तो क्रॉस करने के बाद क्या होगा, डाइगोट बनेगा, उससे सीड बनेगा ना, है ना। जो सीड बना, जब उस सीड में देखा गया, देखो, द सीड ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस वर ग्रोन टू ऑब्टेन द F1 जनरेशन। देखो हम क्रॉस करवा के बेटा बोल देते हैं F1 जनरेशन। अब तुम बताओ, एक्सपेरिमेंट से थोड़ी ना पता चलेगा कि ये टॉल है डॉफ है ना। वो एक्सपेरिमेंट तो समझने के लिए ऐसे बना लेते हैं, सर कैपिटल टी, उसमें से टी निकला कर दिया, F1 जनरेशन आ गया क्या आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी, हम टॉल बोल दिए। लेकिन ये कैसे पता चला होगा मेंडल को, मेंडल ने क्या किया हुआ, क्या करा, इस क्रॉस को करवाया, क्रॉस करवाने के बाद क्या बना, जब भी आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट बना होगा, इससे सीड बना होगा, उस सीड को कलेक्ट किया होगा, उसको जाके क्या किया होगा, सॉइल में ग्रो किया होगा। ग्रो करने के बाद जब F1 जनरेशन आया होगा तो देखा क्या, अरे भाई ये सारे प्लांट कैसे आ गए, सारे कैसे आ गए टॉल, तो हम सीधे एक पेज में पढ़ लेते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, डाइगोट से सीड बना होगा, इस सीड को उसने सॉइल में डाला होगा, प्लांट ग्रो किया होगा, ग्रो करने के बाद देखा होगा एक भी इसमें ड्वार्फ नजर नहीं आ रहा है, सब कैसा नजर आ रहा है, टॉल। फिर उसी में से उठाया होगा, फिर से क्रॉस कर दिया होगा सेल्फ, तब अगले बार में ग्रो किया होगा तो क्या देखा होगा, भाई जो 75% टॉल है और 25% कैसे आ रहे हैं, 25% शॉर्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये रेशियो भी पूछ लेता है कि कितने, तो आउट ऑफ 4 3 आपका क्या था टॉल, तो 75% हो गया। एक क्या था आपका, एक क्या था आपका ड्वार्फ, 25% हो गया, ठीक है। तो चलो वही लिख रहा है, द सीड ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस व ग्रोन टू ऑब्टेन द F1 जनरेशन, और फीलियल 1 जनरेशन भी बोलते हैं F1 का, F का मतलब है फीलियल 1, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ, अब दूसरे में क्या करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, वो क्या हो गया दोनों का, सेल्फ पॉलिनेशन, सेम है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन टू ऑब्टेन F2 जनरेशन, है ना। अब जब ये सारा यहीं पे सारा एक्सपेरिमेंट है, पेरेंट क्या है, मेल को हमने ले लिया मान लो ऐसा, फीमेल को ले लिया ड्वार्फ, इस दोनों का गैमिट बना, है ना, अलग अलग करके बना दिया है बच्चों को, मतलब कंफ्यूज, मैं सीधे क्या लिख रहा था, टी, बच्चे सोचते सर 2 बनेगा ना, अरे दोनों कैपिटल टी है इसलिए मैं सिंगल लिख लेता हूँ, ठीक है। कैपिटल टी इधर स्मॉल टी, इसका F1 जनरेशन करवाएगा तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, पूरा का पूरा टॉल, दैट इज 50% फ्रॉम मेल आया, 50% फ्रॉम फीमेल आया, दोनों बना दिया, और एक ऐसा कंडीशन डेवलप हुआ आपका F1 में, हेट्रोजाइगस कंडीशन। और यहीं पे आपका दिया गया था कौन सा लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगला क्या था, हियर टी इज गोइंग टू मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल टी, कैपिटल टी क्या करेगा, स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा। और इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, व्हेन इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर अलील, डिसिमिलर है ना भाई, एक कैपिटल टी है दूसरा कैसा है बेटा, स्मॉल टी, है ना। व्हेन इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर अलील डोमिनेंट अलील इज गोइंग टू मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील, द अलील हुज एक्सप्रेशन गेट्स मास्क्ड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, रिसेसिव, और जिसका मतलब एक्सप्रेशन आ गया उसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। वही बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। चलो इसी को बोलते हैं अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, फिर से उसी एक्सपेरिमेंट को कैरी किया है यहाँ पे, देखो F1 में मिल गया टी हाइब्रिड है, आगे देखो फिर से करवाया, यहाँ आपको मिल गया जनरेशन टू के बाद देखो F1 जनरेशन में कोई, ये लिख लिया है जो मैंने बोला है, कोई ड्वार्फ नहीं था, बट F2 में आया, मीन्स द रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन, 25% ड्वार्फ फिर से मिला ना आपका, F2 में 25% मिला कि नहीं, उसी बात को हिंदी में लिख लिया इसने। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आपका 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आपका 1:2:1, क्लियर है, बताओ। चलो अब देखो इसी टाइम पे
एक साइंटिस्ट उनका नाम था आरसी पन्नेट, है ना, कोई पुन्नेट बोलता है कोई पन्नेट बोलता है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। आरसी पन्नेट, इन्होंने 1972 में इंट्रोड्यूस किया एक पन्नेट स्क्वायर मेथड। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है, याद रखने का, ठीक है। आरसी पन्नेट ने एक आपका मेथड डेवलप किया जिसको क्या बोलते हैं अपन, पन्नेट स्क्वायर मेथड, ठीक है, टू कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स। अब क्वेश्चन यही आ जाता है कि जो पन्नेट स्क्वायर मेथड है वह जीनोटाइप कैलकुलेट करने का मेथड है या फिनोटाइप? क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? फिनोटाइप। क्या बोलोगे? जीनोटाइप्स, है ना। तो कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। बताऊंगा, बहुत आसान है। पन्नेट स्क्वायर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल फिनोटाइप्स ऑफ, अब देखो लिख दिया ऊपर में जीनोटाइप, यहां लिख रहा फिनोटाइप। देखो फिनोटाइप कैसे पता चलेगा, जब आप जीनोटाइप लिख लोगे तब, है ना, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि पन्नेट स्क्वायर में जीनोटाइप अपन लिखते हैं कि फिनोटाइप, क्या बोलोगे? फिनोटाइप। उसी जीनोटाइप से बाद में हमें क्या पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है? फिनोटाइप, ठीक है। अब आगे देखो, बॉक्सेस इन स्क्वायर्स नीडेड आर कैलकुलेटेड एज पर गैमेट, दैट इज 2n। मतलब कितने बॉक्स आपको बनाना है पन्नेट स्क्वायर में, वह कैसे आपका डिसाइड होता है? नंबर ऑफ गैमेट के बेसिस पे, 2n। यार वी हैव 2 गैमेट्स। आप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी में कितने गैमेट आपका बन रहे हैं? कितना? दो, दो बन रहा है ना। तो इसका मतलब कितना बॉक्स आपको चाहिए होगा? 4। अगर मान लो कि 3 गैमेट बनेगा तो कितने बॉक्स चाहिए होगा? ऐसे करके, ठीक है। 4 बनेगा तो कितने चाहिए होगा? 2:4, 2:4 कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, जल्दी बताओ। अभी आप कितने बॉक्स बनाओगे इस क्रॉस में, बताऊंगा क्या बोल रहा हूं मैं। कितने बॉक्स की जरूरत होती है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ गैमेट्स पे। फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ बॉक्स रिक्वायर्ड का? 2n। दिखा रहा हूं, चलो देखो क्या बोल रहा हूं मैं। अब अपना समझते हैं थोड़ा, पन्नेट स्क्वायर क्या बोल दिया सर, ये पूरा पेज क्या है। बहुत आसान है, इन्होंने काम को आसान किया हमारे लिए। किसने? आरसी पन्नेट ने। अभी तुम बोल लोगे कि सर कहाँ कोई दिक्कत है सर, आराम से तो ऐसे से करवा लेते हैं। ठीक है, एक चीज बताओ, अभी ये 2 गैमेट है, तुमने ऐसे 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 एरो करके कर ले रहे हो। अगर यहाँ पे 5 गैमेट हो जाता तब कितना एरो करोगे? कंफ्यूजन होगा कि नहीं, जल्दी बताओ, होगा कि नहीं कंफ्यूजन? अभी 2 है तब तो 2 है तभी लग रहा है कि 4 लाइन यहाँ से कहाँ से मिला हुआ है। तब एक ही जगह 5 गैमेट होगा तब क्या करोगे? कितने लाइन ड्रॉ करोगे? 25 लाइन हो जाएगा, है ना। हालत खराब हो जाएगी, सारा उल्टा फुल्टा लिख के आओगे। तो इसी चीज को आसान करने के लिए पन्नेट स्क्वायर मेथड डेवलप किया गया। कैसे? देखो इसी चीज को, ये जो गैमेट हमने बनाया है ना, पन्नेट स्क्वायर मेथड सब गैमेट बना रहे हैं। इस गैमेट को कैसे बनाने जा रहे हैं अपन अब? पन्नेट स्क्वायर मेथड से। देखो, और हमेशा कितने बॉक्स ड्रॉ करेंगे यह डिपेंड करता है नंबर ऑफ गैमेट। चलो हम देखते हैं। हमने F2 जनरेशन किससे शुरुआत करी थी बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी से। चलो कितने गैमेट बनेंगे? तो कितने बॉक्स हमें चाहिए? 2⁻², कितना? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। कितने बॉक्स ड्रॉ करने होंगे, जल्दी बताओ। हो गया 4? हो गया 4, जल्दी बताओ। और यहाँ पे ऐसे करके दिखाते हैं, देखो ये क्या दिखा रहा है, एक साइड मेल का गैमेट होगा, एक साइड किसका होगा? फीमेल का। एक साइड किसका होगा? इधर मेल का, इधर फीमेल का। चलो तो 2 गैमेट है, कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा वाला का भी तो होगा ना, इधर जो है एक मेल का एक फीमेल का होगा ना भाई। ये मान लो मेल है, ये फीमेल है, तो फीमेल वाला इधर लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। हो गया? हो गया ना। चलो अब क्रॉस करो, देखो कितना आसान हो गया। कैपिटल टी का किससे करवाएंगे पहले? कैपिटल टी से। कैपिटल टी के इसका इससे करवाओ, कितना आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो इसका ऊपर वाला का हो गया, नीचे वाला में आते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये समझ में आया कैसे हुआ क्रॉस? जल्दी बताओ। ऊपर वाला को पकड़ो, एक ले लो पहले, इसको दोनों से करवा दो। कैपिटल टी कैसे करवाया? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैसे करवाया? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब नीचे वाला पे आ जाओ, पहले इससे करवाओ कैपिटल टी स्मॉल टी, उससे करवाओ स्मॉल टी स्मॉल टी। आ गया? जल्दी बताओ, बोलो। इसी को बोलते हैं पन्नेट स्क्वायर मेथड। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द जीनोटाइप्स, है कि नहीं? जल्दी बताओ। अब आराम से इसमें लिख दो, ये क्या हो गया? टॉल। ये भी क्या हो गया? टॉल। ये भी क्या हो गया? टॉल। ये क्या हो गया? आज बात समझ, ठीक है। तो कुछ नहीं, पन्नेट ने बस ये तरीका निकाल दिया कि कितने पॉसिबल जेनोटाइप हो सकते हैं क्रॉस के अंदर, उसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते। इसी मेथड को बोलते हैं पन्नेट स्क्वायर मेथड। क्लियर है बेटा सबको? जल्दी बताओ, है ना। और ये जरूरी था क्योंकि 2 गैमेट था तो आपने आराम से कर लिया। अभी आएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, उसमें करना हालत खराब हो जाता, 4 4 गैमेट हो जाते तो, है ना।
लेकिन इसके थ्रू बहुत आसानी से हो जाएगा। अब वहां पे 4 गैमेट बनेगा, देखेंगे हम अपन 2 कैरेक्टर ले रहे थे, कितने गैमेट बनेंगे वहां पे 4। ठीक है, 4 गैमेट बनेंगे तो कितने बॉक्स चाहिए होगा आपको? 2 × 2 × 2 × 2 कितने हो गए? 16, है ना? वहां पे 16 बॉक्स चाहिए होंगे। चलो आते हैं उस पर। तो ये बात सबको समझ में आई, परनेट स्क्वायर क्या है पहले ये बताओ। चलो, तो इन्होंने बस ये मेथड दे दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके, ताकि हम आसानी से सारे जीनोटाइप को कैलकुलेट कर सके एक जेनेटिक क्रॉस में। क्लियर है? मेल गैमेट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फीमेल ऑन वर्टिकल, याद रखने का, ये गलती नहीं कर सकते अपने मन से नहीं कि फीमेल गैमेट को इधर, मेल को इधर लगा दिया फीमेल को। मेल गैमेट हमेशा इस वाले लाइन पे होगा, किस पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और फीमेल गैमेट हमेशा किस लाइन पे होगा, जल्दी बताओ? वर्टिकल लाइन पे। यह गलती नहीं कर सकते हैं। फीमेल गैमेट इधर, ये जो एरो है ना, एरो को इधर मेल, एरो को इधर फीमेल, इधर रहेगा और मेल इधर रहेगा। अपने मन से नहीं कर सकते ऐसे, मेल इधर फीमेल इधर। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, बोलो। हाँ, वो अपने मन से चेंज नहीं कर सकते अपन। चलो, ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब हमने क्रॉस तो करवा दिया, क्रॉस करवाने के बाद उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, जो बातें हमने देख ली वही बातें लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने। ऑल द F1 प्रोजेनी, जो हमने बातें करी वही बात सब लिखा हुआ है, तो हमने ऑब्जर्व किया वही बात। ऑल द F1 प्रोजेनी वर टॉल, ही कॉल्ड दीज हाइब्रिड्स, है कि नहीं? जल्दी बताओ, F1 प्रोजेनी सारे के सारे टॉल थे कि नहीं? सारे के सारे टॉल थे। और हाइब्रिड थे कि नहीं? क्योंकि एक मेल का आ चुका है, एक फीमेल का। शुरुआत हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी से, लेकिन अब ऐसा है, ये हाइब्रिड है कि नहीं है? जल्दी बताओ। चलो अगला देखो, इंपॉर्टेंट। F1 ऑलवेज रिजेंबल आइदर ऑफ पेरेंट, दोनों में से दो पेरेंट से हमने शुरुआत किया था, लेकिन F1 में जितने भी प्लांट थे वो किसी एक ही पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं कि नहीं? टॉल वाले को, है कि नहीं? चलिए बताओ। ठीक है, तो F1 ऑलवेज रिजेंबल आइदर ऑफ पेरेंट्स, ऑल वर टॉल एंड नो वन वाज ड्वार्फ, एक भी ड्वार्फ नहीं था, एक ही पेरेंट को रिजेंबल कर रहा था। अगला पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया गया? द ट्रेट दैट अपीयर्ड इन F1 वाज कॉल्ड डोमिनेंट। F1 में कौन सा ट्रेट आया? डोमिनेंट की रिसेसिव? डोमिनेंट, है ना? एंड द अदर विच डिड नॉट अपीयर वर कॉल्ड, क्या बोला उसको? रिसेसिव। ठीक है, कैपिटल टी टी एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो इसलिए डोमिनेंट बोल दिया। स्मॉल टी डिड नॉट एक्सप्रेस, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने? ऐसे बोल दिया। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। अरे इतना आसान है भाई। अब अगला क्या ऑब्जर्वेशन था इनका? बोथ ट्रेड्स वर एक्सप्रेस्ड इन F2 जनरेशन इन द रेशियो, F2 जनरेशन में दोनों ट्रेड का क्या रेशियो आया आपका? T:1 आया ना? अगला, नन ऑफ द कैरेक्टर्स शोड ब्लेंडिंग, ये ध्यान दो, नन ऑफ द कैरेक्टर शोड ब्लेंडिंग फ्रॉम, ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है? मिक्सिंग, मिक्सिंग, है ना? तो आप देखो तो F2 में जो भी आया आपको कैसे प्लांट मिले? या तो टॉल मिला, नहीं तो कैसा मिला? तो आप पीस का मिला क्या? मीडियम साइज का? नहीं ना, कोई मिक्स नहीं, जैसा ओरिजिनल था, या तो टॉल या तो ड्वार्फ मिला, बीच वाला हाइट वाला कुछ नहीं मिला। वही बोल रहा है, नन ऑफ द कैरेक्टर शोड ब्लेंडिंग फ्रॉम पेरेंट, जैसा पेरेंट था वैसा ही आया नीचे, है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। दैट इज नो, दैट इज नो प्लांट वाज ऑफ इंटरमीडिएट हाइट, कोई बीच वाला हाइट नहीं आया, या तो टॉल आया या तो क्या आया? ड्वार्फ आया। ठीक है, अब ये हिंदी में लिख लिया। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर मिक्स नहीं हुआ, पेरेंट जो थे वही कैरेक्टर वाले। चलो ये हटाओ, आगे देखो। पेंडल गेव 2 लॉज ऑन द बेसिस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती कर जाते हैं सब लोग। पेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे 2 लॉ दिया। कितने लॉज? 2, है ना? और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे कितने लॉ दिया? 1। तो टोटल कितना हो गया उनका? 3, है ना? लेकिन मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे 2 और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे 1। ठीक है, वही है देखो। पेंडल गेव 2 लॉज ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहला था लॉ ऑफ जनरेशन, है ना? दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोलते हैं पहले वाले को। क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक, ठीक है, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ये किसके बेसिस पे? देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके बेसिस पे था? F1 जनरेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ F2 जनरेशन। इसका मतलब, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब समझ तो क्या? बोथ गैमेट्स डू नॉट ब्लेंड, मिक्स नहीं होता, ये हिंदी में लिख दिया हुआ है ना? आपने देखा था हमने जब गैमेट बनाया, चलो देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे गैमेट बना, कैपिटल टी एकदम अलग है, स्मॉल टी अलग है कि नहीं दोनों? ब्लेंडिंग का मतलब समझो, इसका मतलब समझो कि बोथ गैमेट्स डू नॉट ब्लेंड, इसका मतलब क्या है? यहाँ देखो,
हमने बोला कि दोनों गैमिट ब्लेंड नहीं होता, ब्लेंड अगर होता तो क्या होता, देखो क्या बता रहा हूँ। चलो, आपने जब करवाया था तो कुछ ऐसा कंडीशन आया था, कैपिटल टी को जब करवाया तो इसके गैमेट क्या बने थे बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्या बना था, कैपिटल टी। कभी भी जो दो गैमेट है आपस में मिक्स नहीं होंगे, दोनों सेग्रीगेट क्या होगा, इंडिपेंडेंटली, अलग अलग। अगर मिक्स हो जाता ना तो कभी तुम यहां से गैमेट नहीं बना सकते कॉम्बिनेशन वाला। मान लो मैंने बोल दिया यह टी इसके साथ मिक्स हो गया, तब आपको कैसा कॉम्बिनेशन मिलता, टी 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 टी, ऐसा मिलता कि नहीं, जल्दी बताओ। देखो ना, यह दोनों अगर मिक्स हो जाता तो इसके साथ फ्यूजन करता तो क्या मिलता, टी टी टी। लेकिन ऐसा हुआ है क्या, ऐसा हुआ है क्या, नहीं हुआ है। मतलब क्या है, मतलब क्या है, यह अपना अकेला काम कर रहा है, यह अपना अकेला कर रहा है, और यह अपना अकेला कर रहा है, कोई दोनों में मिक्सिंग नहीं हो रहा है। मतलब दोनों साथ में है लेकिन फिर भी दोनों इंडिविजुअल है ना। साथ में जरूर है लेकिन कॉम्बिनेशन की जब बात आ रही है, काम करने की बात आ रही है, तो दोनों अलग अलग जा रहा है, दोनों अलग अलग सेपरेट हो रहा है, दोनों अलग अलग सेग्रीगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है, कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो, है ना। अगर ये मिक्सिंग होता तो कैपिटल टी स्मॉल टी को हमेशा साथ में जाना चाहिए था, है कि नहीं, बताओ। लेकिन ये दोनों साथ में जा रहा है क्या, ये अपना अपना ये कर रहा है, ये अपना कर रहा है, ये अपना कर रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। ठीक है, तो यही बोलने का है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या दूसरा नाम इसका क्या, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब गैमेट साथ में होने के बावजूद, या दोनों साथ में जरूर है लेकिन फिर भी दोनों आपस में क्या है, प्योर है। प्योर मतलब दोनों मिक्स नहीं हो रहा है, दोनों इंडिविजुअल है, सेपरेट सेपरेट है, साथ में होते हुए भी सेपरेट है, मतलब प्योर है, नो मिक्सिंग। अभी तो इसको जब मन किया जाके इसके साथ कंबाइन कर गया, इसको जब मन किया इसके साथ जाके कंबाइन कर गया। साथ में अगर होगा, मान लो ऐसे समझो, कोई दो दोस्त है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, लेकिन दोनों अपना इंडिपेंडेंट है। तो अगर मान लो उसको कहीं जाना होगा तो दूसरे को क्या बोलेगा, दूसरा उसको रोकेगा नहीं, बोला ठीक है भाई जब तू जा, तू आज चले जा अहमदाबाद, मैं चला जाता हूँ दिल्ली, तो जगह काम है तो चला जाएगा। अगर मान लो दूसरा वाला ऐसा कि नहीं नहीं, तू जहाँ जाएगा मैं वहीं जाऊँगा, तो अगर काम दो जगह है, तो अगर पहला वाला अहमदाबाद जा रहा है, दूसरा वाला भी कहाँ जाएगा, अहमदाबाद ही जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। मतलब दोनों साथ में होते हुए भी यह नहीं है कि भाई तू मिक्स होने जा रहा है तो मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, या अपना अलग गैमेट बनाएगा, अलग जीनोटाइप बनाएगा, या अपना अलग जीनोटाइप बनाएगा। ठीक है, मतलब साथ में होते हुए दोनों क्या है, सेपरेट है, सेग्रीगेट है। और यही तो पढ़ते हैं अपन कि गैमेट हमेशा क्या होता है आपका, जैसे एक्स वाई है, ये साथ में है कि नहीं, दोनों साथ में है, लेकिन जब जब स्पर्म बनता है तो 50% में एक्स जाता है, 50% में वाई जाता है। ऐसा होता है क्या कि दोनों साथ में चला गया एक में, होता है ऐसा, ऐसा कभी नहीं होता गैमेट में। गैमेट में दोनों क्या गया, अलग अलग गया। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच गैमेट इज गोइंग टू रिसीव ओनली वन क्रोमोजोम, है कि नहीं। मतलब दोनों जो है सेपरेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब दोनों अलग अलग सेग्रीगेट होता है, अलग अलग सेपरेट होता है। इसको दो नाम से बुलाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दोनों 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 गैमेट में दोनों अलग अलग आया, अपना एक्स अलग आया, वाई अलग आया। सेग्रीगेशन क्या है, दोनों का अलग अलग है, सेपरेशन दोनों का अलग अलग है। लॉ ऑफ प्योरिटी क्यों बोलते हैं, ये साथ में रहते हुए भी कभी भी आपस में क्या होता है, मिक्स नहीं होता है, दोनों अपना इंडिविजुअलिटी बना के रखता है। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो क्या करते भी, समझ में आया। चलो देखो रिजल्ट क्या निकला इनका, सम फैक्टर्स और जीन आर स्टेबली पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। अब इनका रिजल्ट यही निकला ना, उन्होंने क्या बोला कि भाई इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो गैमेट है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में आराम से पास हो रहा है विदाउट एनी चेंज। चेंज होता तो इंटरमीडिएट हाइट वाले प्लांट भी मिल जाते, कोई चेंज नहीं हुआ, पेरेंट में जैसा था वहीं पूरा पास हो रहा है नीचे भी। अभी तो ओरिजिनल जैसा पेरेंट था वैसे ही प्लांट आपको मिल रहा है कि नहीं, चलिए बताओ, बोलो। वही बोल रहा है सम फैक्टर्स, फैक्टर क्यों बोला, क्योंकि जीन को मेंडल क्या बोलते थे, फैक्टर। सम फैक्टर्स आर स्टेबली मतलब विदाउट एनी चेंज पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। जीन इज द यूनिट ऑफ क्या है, हेरिटेज। क्लियर है, चलिए बताओ। अब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, वो सब अपन है ना देखेंगे कल। पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा ना, तब तीनों लॉ को अलग से सेपरेटली बता दूंगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
तीन लॉ था। बस अभी इतना याद रखना है कि दो लॉ किसके बेसिस पे था, शुरू वाले लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन F1 जनरेशन के बेसिस पे, और तीसरा एक और पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वह किसके बेसिस पे है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे मेमोरी में रहे, याद रखो, ठीक है। देखो याद रखना है, तीन लॉ मेंडल्स का था, ठीक है। मेंडल्स पहला क्या था आपका, बताओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। यह दोनों किसके बेसिस पे था, किसके बेसिस पे बताओ, चलो इधर लिख देता हूँ। यह दोनों किसके बेसिस पे था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड में भी यह किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ F1 जनरेशन, और यह किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ F2 जनरेशन, ठीक है। और तीसरा लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या नाम है उसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यह किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है, चलिए बताओ, बोलो। तो यह तीन लॉ अपन देखेंगे जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस खत्म कर लेंगे तब। चलो लेक्चर आज का एंड करते हैं बेटा, ठीक है, बाय बाय। क्या, हाँ नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, चलो बाय बाय।